एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर करोड़ों की संपत्ति कमाता है, पर जैसे जैसे उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है वैसे ही उसके कई सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। एक दिन वह व्यक्ति अपने भाई से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। उस व्यक्ति को पहले ही आभास हो जाता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है, और तभी एक दिन उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। पर पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है सैनपुरा। सैनपुरा थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है कोयला नगर, और इसी कोयला नगर इलाके का रहने वाला राजेश गौतम। राजेश जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। राजेश की पत्नी का नाम है पिंकी। पिंकी जिसकी उम्र है 32 साल। राजेश के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें पहले बेटे की उम्र 9 साल और दूसरे बेटे की उम्र 6 साल। राजेश जो कि एक सरकारी टीचर तो है ही, साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है, जिस वजह से राजेश करोड़ों की संपत्ति कमाता है। पर जैसे जैसे उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है राजेश के कई सारे दुश्मन भी बन जाते हैं, क्योंकि जब वो अपने घर से बाहर निकलता है कुछ लोग अक्सर उसका पीछा करते हैं। इस बारे में एक दिन राजेश अपने भाई ब्रह्मदत्त से भी बताता है। कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी जान खतरे में है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, 4 नवंबर 2023 को सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास राजेश जब पैदल ही अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, जैसे ही अपने घर से थोड़ी दूरी पे जाता है, पीछे से एक 4 व्हीलर आती है और उसे जोरदार की टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से राजेश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। पर जैसे ही आसपास के लोग राजेश को देखते हैं, देखकर पहचान जाते हैं और तुरंत ही इस बात की जानकारी उसकी पत्नी पिंकी को देते हैं। पिंकी जब घटनास्थल पर पहुंचती है और अपने पति को मृत अवस्था में देखती है, देखकर चीख चीख करके रोने लगती है। पिंकी की चीख पुकार सुनकर वहां पर और भी काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले राजेश की डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि राजेश के शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका है, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। इस बारे में पुलिस जब वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तो एक व्यक्ति कहता है कि साहब राजेश रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस सबसे पहले राजेश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पे राजेश का भाई ब्रह्मदत्त पहुँच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जब इस बारे में ब्रह्मदत्त से पूछताछ करती है कि तुम्हें क्यों शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या की गई है, इस पर ब्रह्मदत्त कहता है कि साहब मेरा भाई बता रहा था कि कुछ लोग कई दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। ब्रह्मदत्त जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस ब्रह्मदत्त के ही तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले एरिया के सीसीटीवी को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी को गहराई से चेक करती है, तो मालूम चलता है कि जिस गाड़ी से राजेश का एक्सीडेंट हुआ था, दरअसल उसी गाड़ी से कुछ लोग कुछ दिन पहले राजेश का पीछा कर रहे थे, और घटना वाले दिन जिस गाड़ी से राजेश का एक्सीडेंट किया गया था, एक्सीडेंट होने के बाद वह गाड़ी जा कर के बिजली खंभे से टकरा गई थी,
जिसकी वजह से वे लोग गाड़ी को वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। पुलिस जब जा कर के गाड़ी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि गाड़ी पर नंबर प्लेट ही नहीं है। पुलिस को अब ये तो पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में राजेश का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब पुलिस के लिए ये हो जाता है कि आखिरकार पुलिस अब अपराधियों तक कैसे पहुँचे। इसलिए पुलिस अब राजेश की पत्नी पिंकी से जाकर के पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि वे लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने राजेश का एक्सीडेंट किया था। इस पर पिंकी कहती है कि साहब, मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे, बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद मेरे पति की हत्या नहीं की गई है, बल्कि उनका एक्सीडेंट ही हुआ है। पिंकी जैसी इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देती है, ये सुनकर के अब पुलिस को कहीं ना कहीं पिंकी के ही ऊपर शक चला जाता है। पुलिस उस वक्त पिंकी से तो कोई सवाल जवाब नहीं करती है, बल्कि जब थाने पर वापस आती है इसी शक के आधार पर पुलिस अब पिंकी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त राजेश अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, उसके ठीक थोड़ी देर के बाद ही पिंकी ने एक नंबर पर बातचीत किया था। दरअसल पिंकी उस नंबर पे पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी शैलेंद्र सोनकर के नाम पर रजिस्टर्ड है। शैलेंद्र सोनकर, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो राजमिस्त्री का काम करता है। पुलिस को जैसे ही शैलेंद्र का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर शैलेंद्र को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर शैलेंद्र से राजेश की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार शैलेंद्र अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब शैलेंद्र इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। राजेश जब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना शुरू करता है, इस वजह से जब अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, अपने ही इसी कोयले इलाके में एक मकान बनवाता है, जिस मकान में राजमिस्त्री शैलेंद्र भी काम करता है। शैलेंद्र जब उस मकान में काम करने के लिए जाता है और पहली बार राजेश की पत्नी पिंकी को जब देखता है तो पिंकी की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से शैलेंद्र जब भी उस मकान में काम करने के लिए जाता है, कैसे भी मौका निकालकर पिंकी से बातचीत करने की कोशिश करता है। जब भी पिंकी से बातचीत करता है, इधर उधर की बातें करता है, हंसी मजाक भी करता है, लेकिन हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुन करके पिंकी को भी समझने में देर नहीं लगता है कि शैलेंद्र उसे चाहने लगा है। हालांकि शुरू में तो पिंकी शैलेंद्र के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन शैलेंद्र जब बार बार पिंकी से बातचीत करने लगता है, कहीं ना कहीं पिंकी को भी शैलेंद्र पसंद आ जाता है और आखिरकार ना चाहते हुए भी शैलेंद्र और पिंकी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से शैलेंद्र जब भी पिंकी के घर पे काम करने के लिए जाता है, मौका निकाल करके पिंकी से उसी के घर में मुलाकात करता है। जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस प्रेम प्रसंग के बारे में पिंकी के पति राजेश को कभी नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार इस बात की जानकारी राजेश को मालूम चल जाता है। राजेश को जैसे ही मालूम चलता है कि राजमिस्त्री शैलेंद्र के साथ में उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस वजह से राजेश इतना काफ़ी गुस्सा होता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और साथ ही साथ शैलेंद्र को अपने घर पे आने से साफ मना कर देता है। शैलेंद्र जब पिंकी के घर पे आना जाना बंद कर देता है, इधर पिंकी भी अब शैलेंद्र से मिलने के लिए एकदम से बेचैन हो उठती है। बार बार जब उसके नंबर पे फ़ोन करती है, मिलने के लिए बुलाती है, शैलेंद्र भी एकदम से डर जाता है। उसके बाद से पिंकी अब शैलेंद्र को अपने घर पे तभी बुलाती है जब उसका पति घर पे नहीं होता है और उसके दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर से शैलेंद्र कैसे भी छुप छुपा करके जाकर पिंकी से मुलाकात करने लगता है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है,
ये बातें फिर से राजेश को मालूम चल जाता है। राजेश को जैसे ही मालूम चलता है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि उस दिन शैलेंद्र की भी पिटाई कर देता है। लेकिन राजेश जैसे ही शैलेंद्र की पिटाई करता है, इस पिटाई से पिंकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पिंकी और शैलेंद्र में इतना काफ़ी गहरा प्यार हो चुका था कि दोनों शादी करने का फैसला भी कर लिया था। जैसे ही अपने सामने अपने प्रेमी शैलेंद्र को पीटते हुए देखती है, पिंकी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि उसी दिन ही अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। और फिर अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए एक दिन अपने षड्यंत्र के तहत अपने पति के खाने में जहर दे देती है, जिसकी वजह से जब राजेश की तबीयत खराब होती है, पिंकी उसे हॉस्पिटल में भी लेकर के जाती है। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद राजेश के तबीयत में सुधार आ जाती है। राजेश जब अपने घर पे पहुंचता है, तब पिंकी को एहसास होता है कि जो उसने कदम उठाया था, शायद इस कदम से वो बुरी तरीके से फंस सकती थी। इसलिए पिंकी अब अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए कुछ सुपारी किलरों को हायर करती है। जा करके उन सुपारी किलरों को कुछ पैसा भी देती है, लेकिन सुपारी किलर भी वो पैसा लेकर के पिंकी का काम नहीं करते हैं और पैसा लेकर फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब पिंकी बुरी तरीके से परेशान हो जाती है। तब जाकर के पिंकी एक दिन शैलेंद्र के नंबर पे फ़ोन करती है और उसे साफ साफ कहती है कि तुम किसी भी तरीके से मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि जब तक मेरा पति जिंदा रहेगा हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। इधर शैलेंद्र भी पिंकी के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि पिंकी का काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। लेकिन शैलेंद्र के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। इसीलिए शैलेंद्र इस बारे में अपने चचेरा भाई विकास से जाकर के बातचीत करता है। विकास से जब कहता है राजेश को इस दुनिया से हटाने के लिए, विकास इस काम को करने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में पैसों का डिमांड करता है। पैसे के बारे में जब उससे शैलेंद्र पूछताछ करता है, तो विकास उससे 4 लाख रुपये का डिमांड करता है। इन 4 लाख रुपयों के बारे में शैलेंद्र जब पिंकी से बताता है, पिंकी 4 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाती है। तैयार ही नहीं होती है, बल्कि 4 लाख रुपया ले जा कर के शैलेंद्र को दे भी देती है। शैलेंद्र जैसे ही वो पैसा अपने चचेरे भाई विकास को दे देता है, विकास अब अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त सुमित को भी शामिल कर लेता है। जैसे ये तीनों अपना पूरा प्लान बना लेते हैं, शैलेंद्र अपने प्लान के बारे में पिंकी से बताता है। पिंकी शैलेंद्र से कहती है कि मेरे पति को कब और किस वक्त इस दुनिया से हटाना है, दिन और तारीख साथ ही साथ समय मैं तय करूंगी। 4 नवंबर 2023 को सुबह सुबह हर रोज़ की तरह राजेश जब मॉर्निंग वॉक पे निकलता है, उसका बड़ा बेटा भी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगता है। दरअसल उसी दिन ही पिंकी अपने काम को अंजाम देने का पूरा इरादा कर लेती है। जब उसका बेटा राजेश के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए तैयार होता है, पिंकी अपने बेटे को ज़बरदस्ती पकड़ लेती है और उसे जाने से मना करती है, क्योंकि पिंकी अपने बेटे को नहीं मरवाना चाहती थी। उसका बेटा जब जिद करने लगता है, पिंकी अपने बेटे को ज़बरदस्ती पकड़कर घर के अंदर लाती है और ला करके कमरे में बंद कर देती है। राजेश इधर जैसे ही मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता है, पिंकी शैलेंद्र के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति को इस तरीके से इस दुनिया से हटाना कि सबको लगे कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल मैं अपने पति को एक्सीडेंट दिखाकर सिर्फ इसलिए मारना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पति के नाम पे 3 करोड़ रुपए का बीमा भी है। अगर मेरे पति का एक्सीडेंट के ज़रिए मौत हो जाती है तो 3 करोड़ का बीमा भी मुझे मिल जाएगा और मेरे पति के नाम पे जो 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे और सारी संपत्ति पे मौज तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। जैसे ही अपने पूरे प्लान के बारे में शैलेंद्र से बताती है, शैलेंद्र अपने चचेरा भाई और उसके दोस्त ये तीनों एक गाड़ी लेकर के रोड पर निकल जाते हैं। इधर राजेश जब मॉर्निंग वॉक करते रोड पे टहल रहा था, तीनों पीछे से गाड़ी लेकर के आते हैं और राजेश के ऊपर चढ़ा देते हैं। राजेश के ऊपर एक पर एक कई बार गाड़ी चढ़ाते हैं ताकि सबको पूरा यकीन हो जाए कि राजेश की घटनास्थल पे मौत हो चुकी है। पर जैसे ही वहाँ से गाड़ी लेकर के भागने की कोशिश करते हैं, गाड़ी जा कर के बिजली के खंभे में टकरा जाती है।
गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती है, तीनों गाड़ी को वहीं पे छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में शैलेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस शैलेंद्र के ही तहरीर पे राजेश की पत्नी पिंकी, शैलेंद्र के चचेरा भाई विकास और उसके दोस्त, इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।